बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले तो आप सबको नया साल 2024 बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये हम सब के लिए बेहतर साल साबित हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतर साल साबित हो और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बेहतर हों। और इंशाअल्लाह आप सबसे भी रिक्वेस्ट यही है कि दुआ करें और इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। आज की जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि रियल इस्टेट के ऊपर बदस्तूर प्रेशर मज़ीद बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि बहुत सारे सेक्शंस ऑलरेडी रियल इस्टेट के मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं या उन पर टैक्सेशन की जो मामलात हैं, जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, रिकवर किया जाता है, वो सारा मौजूद है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव ये है कि अब मंथली स्टेटमेंट भी फाइल होगी जहाँ पे प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स होंगी और ये अर्बन एरिया के लिए है। तो सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो अर्बन टेपेस्ट्री है, यानी अगर देखा जाए तो अर्बन उसमें जो चीज़ें आती हैं वो इंडस्ट्रियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, ओपन प्लॉट भी हैं और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स भी हैं और इसके अंदर एमिनिटीज़ भी हैं। तो से डायनामिक्स सारा देखें आप तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका 66% यानी तकरीबन 15 करोड़ लोग बनते हैं जो बिलो द एज ऑफ 35 हैं। एवरेज एज 22.5 है पाकिस्तान की और तकरीबन 37.4% लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आसान अल्फाज में डिस्कस करूं। कई मुझे कमेंट्स आए और कुछ लोग मेरे क्लाइंट्स भी हैं, करीबी, मुझे एडवाइस भी देते रहते हैं। नईम अहमद साहब हैं उसमें, ज़फ़र अहमद साहब हैं, काफ़ी उनकी एडवाइस को मैं वैल्यू भी देता हूँ, उनकी कमेंट्स भी आते हैं। तो उनका भी ये कहना था कि आप जितना आसान रखें उतना अच्छा है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें ना जाऊँ, लेकिन एक अवेयरनेस क्रिएट करना थ्रू दीज़ वीडियोज़, एक ओपिनियन बिल्ड करना, ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है। और इंशाल्लाह मैं इस पे कोशिश करता रहूँगा और जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो हम बात कर रहे थे अर्बन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिसके ऊपर अब मंथली स्टेटमेंट्स जो हैं सबमिट करने की तरफ एफबीआर का अपने रूल्स में चेंज करने जा रहे हैं और प्रॉब्ली फिर ये ऐसा करना भी पड़े। तो 37.4% जो है हमारी पॉपुलेशन वो अर्बन एरियाज़ में रहती है। तो ये एक बड़ा नंबर है और इसमें 2.4% से हर साल इजाफा भी हो रहा है। तो अगर आप हाउस होल्ड की डिवीजन देखें तो अब एक घर में तकरीबन 6.2 लोग रहते हैं जो नई डेफिनेशन के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन कोई 90 मिलियन लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, यानी तकरीबन 9 करोड़। और अगर 6.2 पर हाउस होल्ड देखें तो ये तकरीबन 14.5 मिलियन के करीब हाउस होल्ड्स बनते हैं, यानी तकरीबन कोई 1 करोड़ 45 लाख के करीब घर हैं। और अगर इसमें 2.4% से इजाफा हो रहा है और हमारी जो पॉपुलेशन का डायनामिक्स वो कुछ इस तरह से है कि उसमें यंग लोग ज़्यादा हैं, 66% वो हैं जो 35 से कम एज में हैं और एवरेज एज 22.5 है। तो डेफिनेटली फिर हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो मज़ीद बढ़ेगी। और जिस तरह के टैक्सेस ऑलरेडी हैं, मसलन 236 के एडवांस ट्रांजिशनल टैक्सेस हैं, 236C है, 236K है, सेक्शन 37 के गेन, जो प्रॉपर्टी अगर कहीं गेन हो तो वो भी टैक्स देना होता है। इसी तरह और 7E इम्प्लीमेंट किया, सेक्शन 236C के अंदर 2A इम्प्लीमेंट किया। और अब ये मंथली स्टेटमेंट, और ये उनको फाइल करनी है जो रिस्पॉन्सिबल हैं रजिस्ट्रेशन करने पर, जैसे रजिस्ट्रार है, हो सकता है लॉयर्स हो सकता है रियल इस्टेट के जो एजेंट्स हैं, उनके लिए भी पाबंद कर दिया जाए कि आप वो स्टेटमेंट फाइल किए। तो अभी इसके रूल्स जब तक फाइनल ना हो जाए, मैं इसको सिर्फ एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे इस पर क्लैरिटी आती है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, एक अहम बहुत बात जो मुझे बड़ी कंसर्न करती है और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो शायद ग्रेजुअली कम हो और हमारे अर्बनाइजेशन मज़ीद बढ़े, और प्रॉब्ली टैक्स कलेक्शन का जो फोकस है वो इसलिए भी इस तरफ बढ़ रहा है कि यहाँ एक ग्रोथ नज़र आ रही है। 1960s में पाकिस्तान जो था वो एक वाटर अबेंडेंट कंट्री था और कोई 6000 क्यूबिक मीटर पानी जो था पर हेड अवेलेबल था। अब हम वाटर शॉर्टेज की तरफ जा रहे हैं और अब वाटर स्ट्रेस कंट्री है पाकिस्तान और कोई 1000 क्यूबिक मीटर पर हेड पानी रह गया है और मज़ीद ये कम हो कि शायद 600 पे आ जाए। तो इस वजह से भी ये बहुत लाइकली है कि हमारा अर्बन एरिया मज़ीद बढ़ेगा। और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो या कोई अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ें तो
प्रॉब्ली हम अपनी इकॉनमी को उस तरफ सपोर्ट दे सकें। बट एग्रीकल्चर के लिए जो एक आगे थ्रेट आ रहा है वो है पानी, तो इसके ऊपर भी बहरहाल गवर्नमेंट तवज्जो दे भी रही है गालिबन, और उसको मज़ीद देनी भी चाहिए। एक और चीज़ इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान जो पानी रिज़र्व कर पाता है वो 10% है। जो हमारा पानी मतलब बारिशें होती हैं रिवर के थ्रू, जो पानी समुद्र में गिर रहा है, हम हार्डली 10% स्टोर करते हैं। जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है 40%। तो हम यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मज़ीद फोकस रखें अपना डैम्स के ऊपर और वाटर को अपने स्टोर करें, ताकि वो फिर हमारा एग्रीकल्चर में और दूसरी डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं उसमें इस्तेमाल हो सके। अच्छा, मैं बात कर रहा था अर्बन एरियाज़ की। तो अर्बन एरियाज़ में इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है वो शुमार होती है, म्यूनसिपल टेरिटरीज़ होती हैं, कंटोनमेंट की टेरिटरीज़ होती हैं। अगर आप कराची की बात करें तो जो कंटोनमेंट का एरिया है, म्यूनसिपल एरिया, कंटोनमेंट एरिया के बाहर जो 40 किलोमीटर का आउटर एरिया जो है वो शुमार होगा अर्बन में। लाहौर में भी इसी तरह है, लेकिन लाहौर और कराची को तो डिफ़ाइन कर दिया इन्होंने, लाहौर में 30 किलोमीटर्स है। और इसके अलावा जो होंगे एरिया रहते हैं, यानी कराची एंड लाहौर, अदर दैन कराची एंड लाहौर, वो कोई 10 किलोमीटर का बाहर का जो एरिया है म्यूनसिपल बॉडीज़ और कंट्रोलमेंट बोर्ड से, वो अर्बन एरिया शुमार होगा। और इसी तरह अर्बन एरिया का जो हमारा एक एक्ट भी है, दी अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1958 का, और उसमें भी इस चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। और फेडरल बोर्ड और गज़ट के थ्रू भी नोटिफाई किया जा सकता है अर्बन एरियाज़ को। तो ऑल टुगेदर अर्बन एरिया की जो अर्बन एरिया क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें शुमार होते हैं और क्या एरिया है जिसको हम अर्बन एरिया कहेंगे, वो मैं एक आपको ब्रीफ देना चाहता था आसान अल्फाज में। अच्छा, अब स्पेसिफ़िकली जो एफबीआर का इंटेंशंस हैं वो ये कि एफबीआर चूँकि हमारा एक एपेक्स टैक्स की बॉडी है जो देखता है टैक्सेशन की कलेक्शन को और उनकी टैक्स के लॉस की इन्फोर्समेंट को, असेसमेंट को। तो अब एफबीआर की जो इंटेंशन है वो ये कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी मंथली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र स्टेटमेंट सबमिट करना होगी। और लाइकली है कि जो रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटीज़ हैं, जैसे रजिस्ट्रार वगैरह तो हैं ही, उसके साथ लॉयर और नोटरी या रियल इस्टेट वाले शायद प्रॉब्ली वो भी कर रहे होंगे। और इनका जो इम्पैक्ट इससे ये अज्यूम कर रहे हैं वो ये कि इससे टैक्स कलेक्शन में बेहतरी आएगी। अभी जो सेक्शंस अप्लाई होते हैं उसमें ये अज्यूम किया जा रहा है कि कुछ गैप्स हैं, उसको फिल करने के लिए अब जो ट्रांसफ़र्स होंगी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द मंथ वो उसकी स्टेटमेंट देंगे, तो उससे ज़्यादा विजिलेंटली ये मॉनिटर कर सकेंगे चीज़ों को। जो इसमें रूल्स में चेंज करने जा रहा है एफबीआर, उसके अंदर जो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि 2002 के जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं कि प्रॉपर्टीज़ विद अ मिनिमम साइज़ ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और 1 कनाल विच एवर इज़ लेस। नंबर 2, रेजिडेंशियल फ्लैट्स with a covered area of 1500 square feet or more. Number 3, commercial property of any size. ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मंथली स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट करनी होंगी। जो चीज़ें स्टेटमेंट में फ़ाइल करनी होंगी उसको इन्होंने थोड़ा बहुत अभी डिफ़ाइन जो किया है वो ये कि बायर का नाम और एड्रेस, बायर्स नेशनल एनटीएन नंबर उसका, सेलर क्योंकि बायर जो है उसका एनटीएन नंबर होना ज़रूरी है, सेलर का नाम, एड्रेस, उसका एनटीएन नंबर, description of location of property value as indicated in the registration deed और date of registration। जहाँ NTN नहीं है वहाँ CNIC मैंडेटरी है, ये उसकी कंडीशन है। अच्छा, जो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन के लिए, मसलन जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जो अक्रॉस द कंट्री चीज़ों को देख रहे हैं, और हर प्रोविंस के अंदर जो है एक प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करता है, टैक्स की फेयरनेस को भी देखता है। फिर वहाँ कुछ लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होती हैं, फिर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ जैसे मैंने जिक्र किया रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार वगैरह। इसी तरह कंटोनमेंट अथॉरिटीज़ हैं, DHA अथॉरिटी है, फिर हाउसिंग अथॉरिटीज़ और कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं। फिर प्रॉपर्टी की कुछ टाइप्स हैं जैसे रेवेन्यू प्रॉपर्टी, जैसे ना क्लास वगैरह जिसमें आ जाती हैं।
अच्छा, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ में हर प्रोविंस का एक प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड होता है जो डील करता है या मॉनिटर करता है प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड मैटर्स को। फिर म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ जैसे सब रजिस्ट्रार वगैरह आ जाते हैं उसके अंदर। फिर कंटोनमेंट और डीएचए अथॉरिटीज़ हैं, इसी तरह हाउसिंग अथॉरिटीज़, कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं जिससे रिलेटेड टैक्स को देखती हैं। फिर प्रॉपर्टी की कुछ टाइप्स हैं जैसे रेवेन्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह इवैक्यू लैंड का एक हमारे पास पूरा लॉ मौजूद है। रेवेन्यू की प्रॉपर्टी में इस तरह था कि जब ये सब कॉन्टिनेंट था तो चूँकि ब्रिटिश उनको एग्रीकल्चर की सपोर्ट इन्हीं एरिया से चाहिए होती थी, तो वो एक एरिया को मार्क कर देते थे और उसको फिर एग्रीकल्चर के लिए ही वो स्पेसिफिक हो जाता था ताकि वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो उसमें मार्क नहीं होता था उसे वो ना क्लास में ना क्लास में क्लासिफाई कर देते थे और वो फिर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल उसके लिए इस्तेमाल हो सकता था। प्रोविंशियल रेवेन्यू और बोर्ड्स जो होते हैं वो हर प्रोविंस में, जैसे कि मैंने आपको अभी जिक्र किया, कि होते हैं, और इनका जो मकसद होता है दे आर टू ओवरसी द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विद इन द प्रोविंस। जैसे कि मिसाल के तौर पर पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी है। इसी तरह जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग गवर्निंग सिटीज़, टाउन्स, म्यूनसिपलिटीज़, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अर्बन प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पब्लिक सर्विस है, इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है। और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो उनका काम जो है वो अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेगुलेशंस वगैरह जो हैं स्पेसिफिक एरियाज़ की, वो भी उसमें आ जाती हैं। अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आ जाती हैं। इन्फोर्सिंग जो रेगुलेशंस को इन्फोर्स भी वही कर रहे होते हैं। इसी तरह रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ पर अगर आ जाएँ तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं, डिपार्टमेंट्स, उनका जो मेंटेनिंग ओनरशिप रिकॉर्डिंग टाइटल ट्रांसफ़र्स और सेफ गार्डिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स टू इस्टेब्लिश एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आर्टिकल उसमें मौजूद हैं 25 प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है, और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो भी एक फंडामेंटल राइट्स में मौजूद है। तो वो थ्रू इन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ही जो मैनेज किया जाता है, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं तो वो मैनेज कर रहे होते हैं। इसी तरह जो प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, तो रेवेन्यू प्रॉपर्टी जिसकी ना क्लास में आपको बता रहा था, अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ था हमारा, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर वो ना क्लास में क्लासिफाई हैं तो वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल उसमें इस्तेमाल हो सकती हैं। इसी तरह इवैक्यू की कुछ लैंड से जब ये इंडिपेंडेंस के वक्त 1947 में एक बहुत मासिव मूवमेंट हुई, दोनों तरफ से माइग्रेशन हुई बहुत मासिव। तो उसमें ये हो रहा था कि बॉर्डर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पूरी ट्रेनें जो हैं वो उनके अंदर कत्ल कर दिया जाता था पैसेंजर्स को, पैसों के लिए, जेवर के लिए और इन चीज़ों के लिए। तो लॉ ये बना था कि एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया कि इस अमाउंट से ज़्यादा लेकर कोई माइग्रेट नहीं करेगा, और एक लॉ ये बना दिया गया इवैक्यू लैंड का कि जो यहाँ से छोड़ के जाएंगे प्रॉपर्टी उनको वहाँ मिल जाएगी। और उस वक्त जो सिचुएशन वो इस तरह थी कि जो ख़ास तौर पर जैसे मिसाल के तौर पर सिंध के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ वो होल्ड करती थी, अराउंड 70-80% जो थी वो वेल्थ उनकी कंट्रोल में थी। इसी तरह यूपी साइड के अंदर जो वहाँ से लोग यहाँ आए हैं उनकी कंट्रोल में कोई 70-75% की वेल्थ उनके पास थी। तो ये डिसाइड हुआ था कि ये स्वैप हो जाएगा, तो ये लॉ ये बनाया गया था बोर्ड। इसी तरह वैक्यू का, तो वैक्यू की लैंड्स हैं हमारे उसमें। कंटोनमेंट अथॉरिटी और डीएचए अथॉरिटी जो हैं वो पाकिस्तान जो मिलिट्री लिविंग एरियाज़ हैं उनकी हैंडलिंग है अर्बन प्लानिंग में और मेंटेनेंस में। डीएचए अथॉरिटी जो है वो डेवलप करती है ओवरसीज़ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर मिलिट्री पर्सनल एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज़ वगैरह। फिर हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं और कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, ये सुपरवाइज़ करती हैं, रेगुलेट करती हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ को, रेजिडेंशियल
जहाँ रेजिडेंट्स कलेक्टिवली ओन करते हैं और मैनेज करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। इसी तरह जो दे इंश्योर द कंप्लाइंस एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एज वेल, और ओवरसीज सोसाइटीज़ गवर्नेंस और हैंडलिंग डिस्प्यूट हाउसिंग अथॉरिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउसिंग रिलेटेड मैटर्स सच एज अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट, स्कीम मैनेजमेंट, इंश्योरिंग एसेसिबल हाउसिंग। और ये फोकस इनका बेसिकली वही पॉलिसी और रेगुलेशन और डेवलपमेंट भी होता है। फिर इसी तरह हमारी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनका प्राइमरीली काम यही है कि जहाँ प्रॉपर्टी की मूवमेंट हो रही है, सेल और परचेज़ है, कोई गेन हुआ उसमें, तो वो सारी इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। उनके ऊपर टैक्स लेवी ऑफ टैक्स और उसके बाद कलेक्शन ऑफ टैक्स और उसके असेसमेंट वगैरह को वो देख रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो मेरा मकसद था इस वीडियो का वो ये था कि आपसे शेयर कर सकूं कि हमारा जो अर्बन डायनेमिक्स हैं, जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या है, किस तरह की लैंड्स उसमें शुमार होती हैं, कौन से एरिया हैं जिसको हम अर्बन एरियाज़ कहते हैं, उसमें कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, टैक्सेशन उसकी किस तरह हो रही होती है या होगी, और मंथली स्टेटमेंट जाएगी तो कौन लोग उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसका पर्पस क्या है। मेरी ओपिनियन ये है, एंड यू में डिसएग्री विद, मगर ये कि मैं समझता हूँ कि अर्बन एरियाज़ बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है उसके हिसाब से मैं ये फील करता हूँ कि आगे चल के हमारा अर्बन एरिया जो अभी 37.4% है वो बढ़ जाएगा। और इसलिए भी कि पानी की जिस तरह से हम स्ट्रेस होता जा रहा है, और पहले हम वाटर अबंडेंट कंट्री थे और अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी हमारे पास कम हो रहा है, तो जो ये स्ट्रेस है ये भी फोकस पुश करेगा हमें कि हम मूव कर जाएं अर्बन एरियाज़ में और प्रॉब्ली इंडस्ट्री या कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ। बहरहाल इसमें जैसे ही रूल्स और मुझे इसमें क्लैरिटी मिलती है तो मैं आपसे शेयर करूँगा, बट टू शेयर विद द इनिशियली शेयर करने के लिहाज से ये मेरे ख्याल में कोशिश मेरी, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोशिश की है कि इसमें कोई टेक्निकल चीज़ ना हो, बहुत आसान अल्फाज में जो अपडेट्स हो रहे हैं FBR की तरफ से वो मैं आपसे शेयर करता रहूँ, और इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियो शेयर करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट्स भी करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई भी करूँगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच।